और प्रिया, स्वाति, उषा, बजरंग नहीं आया आज, कहाँ गया? अभी उषा, बजरंग कहाँ गया? ये तेरा पापा वाला चश्मा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्लाउड कवर, ठीक है, और हीट जोन। उसके बाद देखिए आज जो अपना है इसके अंदर पार्ट 3 में वाइंड्स, क्या है? वाइंड्स। तो देखिए बेटा इसके अंदर वेरिएशन इन प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट इन वाइंड। अनुकत भी आप देखते हैं हमारे जो पृथ्वी का जो सरफेस है ना, उसके ऊपर अनुकत भी कई तरह के जो प्रेशर है वो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकलता है? हवाएं जो है वो उन्हीं का परिणाम है, विच इज हॉरिजेंटल मूवमेंट्स ऑफ एयर। जो हवा एक्सिस यानी कि आड़ी तिरछी जो मूवमेंट्स करती है हवाएं। वाइंड्स ऑलवेज बिलो आउट फ्रॉम सी ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स एरिया ऑफ द लोअर प्रेशर। मतलब भी जो हवाएं है ना वो हमेशा कैसे चलती है? तो हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर है ना उसकी ओर चलती हैं। तो बताइए बेटा जो मूवमेंट्स हवाएं हैं वो कैसे चलती हैं? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ, तो कैसे चलती हैं बेटा हवाएं, बताइए? हाई प्रेशर टुवर्ड्स एरिया ऑफ लो प्रेशर, मतलब जहां पर ज्यादा प्रेशर होता है ना वहां से ये कम प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए an instrument called the wind vane is used to study wind directions, मतलब जो हवाओं की जो दिशाएं है ना उनको जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइए? मैंने अभी नाम बोला उसका, शाबाश, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या कहते हैं बेटा उस यंत्र को? बोलिए भाई। हेलो, उसको कहते हैं वाइंड वेन। क्या कहते हैं? आवाज सुनाई दे रही? हाँ, बोलना करो बेटा, आप रिस्पॉन्स दिया करो। वाइंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, जो हवाएं जो होती है ना उनकी डायरेक्शन से के हिसाब से उनको है ना नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे वाइंड्स विच बिलो फ्रॉम द नॉर्थ आर कॉल्ड नॉर्थ वाइंड, तो जो हवाएं हैं वो नॉर्थ की तरफ से चलती है तो वो क्या कहते हैं? नॉर्थ वाइंड कहते हैं। एंड वाइंड्स विच बिलो ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट आर कॉल्ड साउथ वेस्ट वाइंड, जो हवाएं साउथ वेस्ट की ओर चलती है यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी हवाएं कहते हैं। द स्पीड ऑफ वाइंड इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड विद एन एनोमीटर, एनीमोमीटर, मतलब जो वाइंड की जो स्पीड होती है ना उसको हम किस यंत्र से मापते हैं? एनीमोमीटर की सहायता से मापते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनोमीटर इज द कैप एनोमीटर, कहते ज्यादातर जो कॉमन टाइप्स के जो एनोमीटर होते हैं कहते उनकी कैप्स होती है, ऊपर क्या होती है कि टोपी सी होती है। व्हेन द वाइंड ब्लो, जैसे हवाएं चलती है, इट काजेस द एनीमोमीटर टू स्पिन, तो कभी जो एनीमोमीटर है ना वो स्पिन करता है, घूमता है, उसी के कारण से इट इज कनेक्टेड टू ए डिवाइस दैट गिव्स द वाइंड स्पीड, कभी ये एक डिवाइस से कनेक्ट होता है जो वाइंड की जो स्पीड है उसको देती है। वाइंड स्पीड इज रजिस्टर्ड इन किलोमीटर पर हार्स और इन नोट्स, जो वाइंड स्पीड जो होते हैं ना नोट्स होती है समुद्री जो मील होते हैं ना उससे, जो वाइंड स्पीड जो होती है उसको रजिस्टर किया जाता है किलोमीटर पर हार्स या और नोट्स करते हैं जो समुद्री मील होता है उसके से रजिस्टर इसको किया जाता है। उसके बाद देखिए वाइंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, जो हवाएं है ना वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? परमानेंट वाइंड्स, पीरियोडिक वाइंड्स और लोकल वाइंड्स, ठीक है। परमानेंट जो वाइंड्स हैं वो देखिए किस तरह की होती हैं,
The winds that blow continuously in a particular direction throughout the year are called prevailing or permanent winds. कहते हैं जो हवाएं लगातार भाई पूरे वर्ष भर चलती रहती हैं और एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम प्रचलित या परमानेंट वाइंड्स कहते हैं। उसके बाद देखिए द ट्रेड वाइंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट वाइंड्स। मतलब ट्रेड वाइंड्स क्यों कहते हैं, मतलब जैसे ये हमेशा है ना पश्चिमी और पूर्वी जो हवाएं हैं ये परमानेंट वाइंड्स कहलाती हैं। जैसे आप देखते भी समुद्र जो होता है उसका पानी होता है उसके अंदर लहरें उठती है ना, और वो लहरें आप देखते हैं जिस जैसे मान लो हवा चल रही है तो उसी साइड में मान लो अपनी नाव जा रही है, यदि हवा के अपोजिट साइड जा रही है तो उसके अंदर ज्यादा फोर्स लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। और तो कहते भी जिस साइड में उसकी समुद्र की जो लहरें हवा की मूवमेंट से चल रही है और उसी साइड अगर हमारी नाव वगैरह जाएगी तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो कहते भी इस तरह से हम इनको क्या कहते हैं, ट्रेड वाइंड्स भी कहते हैं। उसके बाद देखिए बेटा द ट्रेड वाइंड्स ब्लो टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मतलब जो ट्रेड वाइंड्स होती है ना वो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है ना उसकी ओर बहती है। Note the westerlies and the polar easterlies on the diagram of wind pressure belt and find the direction in which they blow in each hemisphere. इसके मतलब जो पश्चिमी जो पोलर जो ईस्टर्ली क्षेत्र है उसके अंदर कहते भी जो वर्ल्ड प्रेशर जो बेल्ट्स है वो कहते भी इस डायरेक्शंस को है ना निकालने में मदद करता है कि इस हेमिस्फीयर प्रत्येक जो गोलार्ध है उसके अंदर इस डायरेक्शन को निकालने में हेल्प करता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेज है अपना पीरियोडिक वाइंड्स। Certain winds have a tendency to reverse their direction periodically. भी जो हवाएं हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है वो लगातार अपनी डायरेक्शन है ना वो बदलती रहती हैं। तो दीज वाइंड बिलो इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ द ईयर डेज और ईयर। भी ये जो हवाएं हैं ना वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है और जो पर्टिकुलर जो उसका पीरियड होता है ना दिन और ईयर उसके दौरान ही ये चलती है। सच वाइंड्स आर कॉल्ड पीरियोडिक वाइंड्स। इस तरह की जो हवाएं होती है ना उनको हम पीरियोडिक वाइंड्स कहते हैं। फिर देख ली पार्टिसिपेंट। They are caused by the unequal heating and cooling of the earth's surface and the localized different in the atmospheric pressure. मुकतबी इनका कारण क्या होता है, मुकतबी अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मुकतबी हमारे जो पृथ्वी है ना उसका जो सरफेस देखते हैं भाई कहीं पर गर्मी ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है तो उस और उससे जो ठंडा होती है उसी कारण से मुकतबी ये डिफरेंट एटमोस्फेरिक जो प्रेशर इसका होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग स्थान पर अलग होता है। द मेन टाइप्स ऑफ पीरियोडिक वाइंड्स आर द मानसून वाइंड्स एंड लैंड एंड सी ब्रीज। मतलब जो पीरियोडिक वाइंड्स होती है ना उनमें से सबसे मेन कौन सी टाइप की है, मानसून वाइंड, लैंड और सी ब्रीज वाइंड। ठीक है, उसके बाद देखिए आप समझ गए बेटा सभी बच्चे? यस मैम। समझ, हाँ। आगे देखिए बेटा लोकल वाइंड्स क्या है, लोकल वाइंड्स। लोकल वाइंड्स आर अनइक्वल टू कंटेन वेल डिफाइंड एरियाज। जो लोकल वाइंड होती है ना अनइक्वल सॉरी यूनिक टू कंटेन वेल डिफाइंड एरियाज। लोकल जो वाइंड है ना कहते वो भी एक एरिया के अंदर चलती है। दे ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। कहते ये जो है ना एक छोटा जो क्षेत्र होता है ना उसके अंदर ये चलती हैं। दे अफेक्ट ओनली द लोकल वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस। कहते ये वहां का जो लोकल वेदर जो कंडीशंस होती है ना उस स्थान की उसके प्रभाव से चलती हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में इनको अलग अलग उसे जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। सम लोकल वाइंड्स आर लू, चिनूक, फोयान और एंड हार्मेटन। मतलब कुछ जो लोकल वाइंड्स है ना उनके नाम दे रखे। कौन कौन से नाम है बेटा उनके बताइए? हेलो
बोलिए बेटा, आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? हेलो स्टूडेंट्स, क्या बात है बेटा, आवाज आ रही है नहीं? हाँ तो बोलो फिर, कौन कौन सी है लोकल वाइन्स? लू, चिनूक, फोहान और हार्मेटन। The hot and dry local winds blowing over the northern plain of India is called लू। नु कहते भाई जो हॉट और जो ड्राई लोकल वाइंड्स चलती है ना, नु कहते भारत का जो नॉर्थन प्लेन एरिया है ना, उसके अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। और देखिए जो ये इस तरह की जो वाइंड्स है ना, लू है, वो देखिए अपने इंडिया के अंदर नु कहते भाई मई और जो जून का महीना आता है ना, उस ड्यूरेशन के दौरान ये चलती हैं। गर्म हवाएं होती हैं और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उसके बाद देखिए ह्यूमिडिटी, भाई नमी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है ना, ह्यूमिडिटी मतलब इसके अंदर जो जल वाष्प होते हैं और हवा जो होती है ना, मतलब उसके अंदर कितनी नमी है उस चीज पे डिपेंड करता है। द मोर वाटर वेपर्स देयर इज इन द एयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो वाटर वेपर्स उस हवा के अंदर होते हैं, द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो मतलब उस समय जो हवा जो होती है उसके अंदर क्या होती है? मतलब काफी नमी होती है। उसके बाद देखिए ह्यूमिडिटी वेरियस ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो नमी जो होती है ना, वो स्थान स्थान पर अलग अलग होती है। इन सम एरियाज, कुछ इलाके ऐसे हैं सच एज डेजर्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर कैन बी ऑलमोस्ट जीरो। मतलब कुछ स्थान ऐसे जैसे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहां पर जो पानी जो है ना जल वाष्प है, वहां की हवा में यानी कि जीरो के बराबर होते हैं, यानी कि न के बराबर होते हैं। In other places such as coastal area and rainforest, water vapors can make up almost 4% of the total volume of areas है ना, या रेन फॉरेस्ट है, तो उनके अंदर जो वाटर वेपर्स है ना, उनकी मात्रा मतलब हवा के अंदर तो उनका वॉल्यूम है वो लगभग कितना होता है? 4% होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज आपका, ह्यूमिडिटी कैन बी मेजर्ड इन सेवरल वे। जो पानी उसके अंदर नमी जो होती है उसको अलग अलग तरीके से मापा जाता है। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन आर द फॉलोइंग, मतलब नीचे से कुछ कॉमन जो है ना वो दिए गए हैं, किस तरह से उसको मापते हैं। देखिए सबसे पहला है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हेल्ड बाय ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज द अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब एक एक्चुअल जो अमाउंट वाटर वेपर्स की होती है ना, इसके अंदर जो हवा के अंदर उसका जो यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूब मीटर ऑफ एयर। मतलब इसके अंदर जो जल वाष्प जो है ना हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी मेजर जो है ना वो किस में मापते हैं हम? पर ग्राम क्यूब मीटर में हम उसको मापते हैं। It is important to know about absolute humidity because it tells you have much water in available for precipitation। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है इसके कारण मतलब जो इसके अंदर अधिक मात्रा में पानी है वो अवेलेबल होता है जो इसके अंदर उसके बाद देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी tells you how much water a unit of air contains in relation to the maximum amount that same unit of air can contains at a given temperature। मतलब इसके अंदर देखिए यूनिट ऑफ जो एयर कंटेंस की है तो उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है ना, ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट है उसकी मतलब वो यूनिट जो है सेम यूनिट ऑफ द एयर के अंदर उसकी सेम यूनिट होती है और कंटेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, उसका मतलब जो टेम्परेचर है वो भी इसके अंदर दिया होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। मतलब रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है ना उसको भी हम किस में परसेंटेज में बताते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड द हाइग्रोमीटर। मतलब ह्यूमिडिटी जो है ना, नमी जो है उसके जो मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? हाइग्रोमीटर। फॉर एनी गिवन टेम्परेचर there is a definite limit of the amount of moisture
that can be held by the air। मतलब इसके अंदर जो टेम्परेचर जो होता है ना, कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसके अंदर मतलब लिमिट होती है मॉइस्चर की, यानी कि नमी की इसके अंदर एक अमाउंट होती है जो उसको बनाए रखती है, हवा के अंदर उसको बनाए रखती है। When the air contains the maximum amount of water vapors, मतलब जब जो हवा है ना उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जल वाष्प होते हैं, it is said to be it is said to be saturated सैचुरेटेड। तो मतलब इसको सैचुरेटेड होता है द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड इज नोन एज ड्यू पॉइंट। मतलब इस स्थान के ऊपर जो टेम्परेचर होता है मतलब ड्यू पॉइंट जमाव बिंदु पर होता है। उसके बाद देखिए कंडेंसेशन। When moist are rising upwards, it becomes cool and the water vapor change into small drops of water। मतलब जब हवा के अंदर जो नमी जो होती है वो हवा जब ऊपर आती है अपवार्ड की ओर चलती है, टू बिकम्स कूल एंड वाटर वेपर चेंज इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो कहते पानी की जो जल वाष्प जो होते हैं ना उनको छोटी छोटी बूंदों में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। मतलब कंडेंसेशन जो होता है ना उसके चारों ओर हवा के अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। The important forms of condensation are dew, fog and clouds। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्म्स में होते हैं कंडेंसेशन वो किस में होते हैं, मतलब जैसे धुंध है, ओस है और क्लाउड जो बादल है उनके रूप में होता है। When small drops of water condense around dust or smoke particles in the air। मतलब जब छोटी छोटी पानी की जो बूंदे हैं वो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन धूल के जो कण है और जो धुआं है मतलब वो हवा के अंदर इस तरह के जो कण होते हैं, द मास इज कॉल्ड ए क्लाउड। तो उसको हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ बादल दे दिया गया। पहला क्या है, सर्स क्लाउड। cirrus cloud are the most common of the high clouds। मतलब ये सबसे ऊंचे बादल है। they are composed of ice and are thin wispy clouds blown in high winds into long streamers। मतलब ये जो है आइस और जो थिन बर्फ जो होती है उसकी तरह ये पतले होते हैं और ये हाई जो वाइंड्स होती है इनटू लॉन्ग स्टीमर्स और उनसे ऊंची हवाओं पाए जाते हैं, ऊंची हवाएं जो होती है ना उनमें पाए जाते हैं। अब देखिए आपने देखा था जो हमारे इसमें था भाई अलग अलग जो हमारी परतें थी ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उनके अंदर जो अलग अलग उसका एरिया दे रखा है उससे ऊपर ही पाए जाते हैं। Cirrus cloud are usually white and periodic fares to pleasant weather। so मतलब ये जो क्लाउड्स होते हैं ना सफेद होते हैं, प्राय सफेद रंग के होते हैं और ये सुहावने मौसम को कैसा बना देते हैं, सुहावना बना देते हैं। बाई वॉचिंग द मूवमेंट्स ऑफ cirrus cloud you can tell from which direction weather is approaching। मतलब ये जो क्लाउड्स है ना आप देखते हैं भी ये मूवमेंट करते हैं, अनुमान भी किस साइड में ये जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये किसके कारण से मतलब हवा का जो अनुमान है ना विच डायरेक्शन वेदर इज अप्रोचिंग, वही किस दिशा में जो है ना मौसम है उसके बारे में ये हमें बताते हैं किस साइड ये जा रहे हैं। When you see cirrus cloud is usually indicates that a change in the weather which occurs within 24 hours। मतलब इस जो बादल होते हैं उनके अंदर वो संकेत देते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो हमारा मौसम है ना वो बदल जाता है। मैम आप क्यों हंस रहे हो? वो एक छोटा बच्चा गिर गया है, छोटा बच्चा गिर गया था। आगे
स्टार्टस क्लाउड्स देखिए, स्टार्टस क्लाउड्स आर थिन, कहते बेटा ये पतले होते हैं, सीड्स लाइक हाई क्लाउड्स दैट ऑफन कवर द इंटायर स्काई, ये सारे आसमान को ढक लेते हैं, ठीक है। सीड्स लाइक मतलब एक पेपर की तरह सारे आसमान को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। दे आर सो थिन, ये कहते पतले होते हैं, दैट द सन एंड द मून कैन बी सीन थ्रू आउट देम, कहते इनके अंदर से चांद और जो सूर्य है ना वो आसानी से हम देख सकते हैं, यानी कि पतले होते हैं। जैसे आप देखते हैं शाम के समय कई बार रात को क्या होता है, आप देखते हैं चांद जो है वो बादलों के अंदर चला जाता है, फिर भी उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर चांद है। तो कहते इस तरह से ये पतले होते हैं। और stratus clouds usually comes 12 to 24 hours before a rain of snowstorms, कहते ये जो बादल होते हैं ना बेटा, ये प्राय कहते 12 से जो 24 घंटे होते हैं ना उसके बीच में कहते बारिश होती है या फिर भारी जो बर्फीला तूफान होता है ना वो आ सकता है। उसके बाद देखिए cumulus clouds appear as small, कहते ये छोटे होते हैं, राउंडेड व्हाइट पफ एंड दैट अपीयर्स द लॉन्ग रो, कहते इनके ऊपर जैसे पफ पफ कर क्या होता है भाई, आप देखते हैं ऐसे होते हैं जैसे वो रुई का पहाड़ होता है ना, इस टाइप के ये बादल होते हैं। और कहते लॉन्ग रो, इनकी एक लंबी पंक्ति से होती है। आप देखते हैं कई बार आसमान के अंदर जब तेज हवाएं चलती है तो आप देखते हो बादल हैं वो स्पीड से जाते हुए आपको दिखाई देते हैं और व्हाइट होते हैं। द स्मॉल ripples in the cirrus clouds sometimes resemble the scales of a fish, वो कहते कई बार जो है ना इस तरह जो बादल है कहते उन क्या करती कैसी होती है, जैसे मछली की तरह दिखाई देती है। Cumulus clouds are usually seen in the winter and indicates fair but cold weather, कहते इस तरह जो बादल जो है ना क्यूमुलस जो तरह के जो बादल है कहते ये विंटर जो मौसम होता है ना उसके दौरान दिखाई देते हैं और कहते कोल्ड वेदर की ओर ये मतलब इशारा करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन, जो हमारा ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है उसके अंदर दे में इंडिकेट्स एंड अप्रोचिंग हैरिकेन्स, मतलब उस क्षेत्र के अंदर इस तरह की जो है ना तूफान या बर्फबारी की करते हैं, इशारा करते हैं। उसके बाद देखिए बेटा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होती है भाई, पानी का जो रूप होता है भाई, जैसे मान लो जम जाता है अभी सॉलिड उसमें है, लिक्विड स्टेटस में है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इज एनी फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब पानी है वो किसी फॉर्म्स में हो सकता है, इन सॉलिड और लिक्विड स्टेटस। द फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब या तो सॉलिड रूप में गिरता है या फिर लिक्विड में गिरता है। अब आप सोचते होंगे पृथ्वी जो सरफेस उसके अंदर सॉलिड रूप में कैसे गिरता है, जैसे आप देखते कई बार बर्फ गिरती है या फिर ओले आते हैं, ठीक है बेटा, वो तो उसकी क्या होती है सॉलिड फॉर्म्स होती है वाटर की। We all now read about the forms of precipitation, मतलब हम है ना जो ये प्रेसिपिटेशन है ना इसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मतलब रेन फॉल्स occur when droplet present in the clouds become too heavy to remain suspending, मतलब जब बादल भारी हो जाते हैं तो कहते भाई उसमें कहते भाई बारिश है वो होती है एंड फॉल डाउन ऑन द सरफेस, और कहते वो नीचे सरफेस की ओर आ जाते हैं। व्हेन वार्म मिस्ट आर कूल इज कंडेंस टू फ्रॉम थिक क्लाउड्स व्हिच ब्रिंग रेनफॉल्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, कहते भाई जब इसके अंदर गर्म जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो कहते हैं उसके कारण से जो बादल है वो भारी हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं बारिश कहते भी ड्रॉप्स रेनफॉल इन द फॉर्म्स ऑफ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब भारी बारिश होती है, ठीक है ना भाई, मोटी मोटी जैसे बूंदे आती है ना लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कई बार तो बारीक बूंदे आती है और कई बार बहुत मोटी मोटी बूंदे आती है, तो कहते जब इस तरह के जो बादल होते हैं तो भारी रेनफॉल्स आते हैं और इसके जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंदे वो कैसी होती हैं मोटी होती हैं। व्हेन द ड्रॉप्स आर स्मॉल इट इज कॉल्ड ड्रिजल, जब कहते भी
ये जो छोटी छोटी जो ड्रॉप्स गिरते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, बूंदाबांदी कहते हैं। रेनफॉल्स इज द मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गाज। भी जो रेनफॉल्स जो होती है ना, उसकी मेजरमेंट हम किस यंत्र के द्वारा करते हैं, रेन गाज की सहायता से करते हैं। देखिए बेटा, आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा भी थर्मोमीटर किस काम आता है, वाइंड वेन है, ठीक है, एनोमीटर है, तो वो अलग अलग कहते भी इनकी जो है ना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है भी। हमें रेन की मापनी है तो हम किसकी सहायता से मापेंगे, अर्थक्वेक है तो उसकी किसकी सहायता से मापेंगे। तो इस तरह से इनके नाम भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो देखिए आपका जो ये टेस्ट होगा उसके अंदर भाई इनके नाम भी आ सकते हैं, चैप्टर के बीच से भी आ सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब आगे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वार्म एंड मिस्ट एयर कूल्स रेनफॉल कैन ऑक्यूज इन द फॉलोइंग वे। मतलब ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो वार्म्स और जो कोल्ड एयर है ना भाई, उस क्षेत्र के अंदर किस तरह से जो बारिश है वो होती है, उसके वो हमें कौन तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल्स। कन्वेंशनल रेनफॉल्स ऑक्यूर व्हेन एयर राइजिंग अपवर्ड्स फ्रॉम कन्वेंशन करंट। भी कन्वेंशन जो रेनफॉल्स होती है ना, किसी कारण से जो हवा जो है ना वो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, और उसके अंदर कन्वेंशन करंट जो फॉर्म बन जाती है, व्हेन ए मास ऑफ मिस्ट एयर कम्स इन कनेक्ट विद ए हीटेड लैंड सरफेस। जब इसके अंदर नमी होती हवा के अंदर, तो कहते इसकी कांटेक्ट में ये आता है, और फिर क्या होता है ना, कहते ये हीटेड लैंड सरफेस, पृथ्वी का जो गर्म जो भाग होता है ना, उसकी कांटेक्ट में ये आ जाता है। इट इज वार्म्ड एंड राइज अपवर्ड्स, फिर उसके कारण से कहते ये ऊपर की ओर उठ जाता है। इट देन कूल्स टू फ्रॉम क्लाउड्स एंड इवेंटली रेन। इस तरह की जो बादलों की फॉर्म्स होती है ना, वो प्राय क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठंडा होकर के क्या है, बादल बन जाते हैं। और दिस सोर्ट ऑफ रेनफॉल्स इज जनरली हैवी एंड इज मार्क्ड बाय थंडर। तो भी थोड़े समय बाद ही फिर क्या है, भारी बारिश हो जाती है और बिजली चमकती है, ठंडर बिजली चमकना। और कन्वेंशनल रेनफॉल्स इज क्वाइट कॉमन इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एरियाज। भी जो कन्वेंशनल रेनफॉल्स है ना, वो इक्वेटोरियल और जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ना, उनके अंदर होती है। उसके बाद देखिए, ओरोग्राफिकल रेनफॉल, relief or orographical rainfalls is caused by the relief or orography of the land। भी ओरोग्राफी जो रेनफॉल्स है इसको रिलीफ भी बोलते हैं हम। तो when moisture laden wind in encounter mountains or hills, the air is forced to rise up the slope of the mountains। भी जब नमन की हवा जो है ऊपर जाती है तो किससे टकरा जाती है, वो पहाड़ों से और पर्वतों से टकरा जाती है, और उसके कारण फिर क्या होता है ना, तो ऊपर की ओर जो माउंटेन स्लोप्स है ना उनकी ओर ऊपर चली जाती है। व्हेन एयर राइज, जब हवा है ऊपर जाती है, इट्स कूल्स, तो वो ठंडी होती है, कंडेंसेशन एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, फिर वो कहते भी वो बादल बन जाती है। व्हेन द ड्यू पॉइंट ऑफ द एयर इज रीच्ड, इट कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल इट्स वाटर। कहते भी जब इसके अंदर ड्यू पॉइंट यानी कि जमाव जो बिंदु होता है ना इसके अंदर हवा के अंदर, तो कहते वो कहाँ पर पहुंच जाता है, उसको वो कहते भी इट कैन नो लॉन्गर होल्ड एयर इट वाटर, वो ज्यादा लंबे समय तक उसको नहीं पकड़े रखती, तो ज्यादा भारी मात्रा में हो जाते हैं। और विच कम्स डाउन टू द अर्थ है हैवी रेन, और इसके बाद कहते भी पृथ्वी के ऊपर भारी बारिश है वो हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ orographic rain is the monsoon rain that occurs along the western ghat and the Himalayas foothills। वो कहता भी सबसे जो ओरोग्राफिक रेनफॉल्स उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है, वो कहता भी मानसून रेन। जैसे अब का जो समय है ना, इस दौरान जो बारिश होती है ना, कहते वो होती है ज्यादातर जो वेस्टर्न घाट है और जो हिमालय क्षेत्र है ना वहां पर ये होती है। उसके बाद देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षात। चक्रवात में देखते हैं ना आप, कई बार क्या होता है, जैसे हवाएं आपस में टकरा जाती हैं,
तो कई बार तो आप देखिए बादल भारी होता है बेटा, एक साइड की हवाएं होती है तो बारिश थोड़ा सा होने लगती है, फिर वो आगे चली जाती है। और कई बार क्या होता है जैसे एक साइड से हवाएं आ रही फिर दूसरी साइड से भी आगे तो आपस में टकरा जाती है, तो उन दोनों हवाएं जो आपस में टकराती हैं तो उनको कहते हैं उस क्षेत्र के अंदर भारी बारिश होती है। तो देखिए जो साइक्लोनिक रेनफॉल्स है उसके अंदर देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल्स इज फ्री ऑफ रिलीफ बैरियर एंड कन्वेंशनल आर करंट्स। मतलब साइक्लोन जो रेनफॉल्स होती है ना हमने फ्री होती है और इनके बीच में कभी कोई रुकावट नहीं आती, बैरियर का अर्थ कहते हैं रुकावट आना, कोई रुकावट नहीं आती। वाइंड्स कन्वर्ज टुवर्ड्स ए लो प्रेशर सेंटर फ्रॉम ऑल साइड, मतलब इससे जो हवाओं का जो हवाएं जो है ना लो प्रेशर की हो जाती है और इसका जो सेंटर है ना मतलब ऑल साइड फैल जाता है। When cold and warm air currents meet, मतलब जब ठंडी और गर्म हवाएं दोनों आपस में मिलती हैं, warm air being lighter rise above the कोल्ड एयर, मतलब जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती है और वो उनसे ऊपर चली जाती है, जो कोल्ड एयर होती है ना उनसे ऊपर चली जाती हैं। The plane where the two different bodies of air meet is called a front। मतलब अभी जब एक ऐसा स्थान प्लेन यानी कि समतल भाग जहां पर दोनों जो ये हवाएं हैं कोल्ड एयर और जो हॉट एयर है वो आपस में मिलती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम फ्रंट कहते हैं। The warm air cools on rising and condense along the path of the cyclone, मतलब इस तरह से जो वार्म एयर है वो उठ जाती है और जो वाष्पीकरण होकर के मतलब इस तरह के रास्ता जो बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। यानी कि उनका चक्कर बना रहता है भाई आपस में, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं उनका क्या हो जाता है एक सर्कल सा हो जाता है जिसको हम साइक्लोन कहते हैं। इट इज accompanied by the thunder and lightning, मतलब उस समय क्या होता है आप देखते हैं तेज बिजली चमकने लगती है और गरजते बादल गरजते हैं, ठीक है। इस तरह की जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं साइक्लोन रेनफॉल्स। सच रेन इज कॉल्ड साइक्लोनिक और फोरेंटियल रेन, मतलब इस तरह की जो बारिश होती है उसको हम साइक्लोनिक और रेन फ्रंटियल रेन कहते हैं, फ्रंटियल रेन कहते हैं, चक्रवाती बारिश। तो देखिए टाइम दिखाओ, तो बेटा ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी मैं अभी एक्सरसाइज आपके पास भेज रही हूँ, आपको उसको फिर नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है। इसे काम कंप्लीट हो गया सभी का बेटा? हेलो यस मैम, मैम हो गया। हाँ, किसी बच्चे हाँ ठीक है। तो बेटा है टाइम हो गया, अभी एंड होने वाला है और लर्न भी करना है। अभी आपके है ना 12 तारीख से यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका आएगा, उसको अच्छे से रिवीजन करना है, बढ़िया मार्क्स लेने हैं, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहे, ठीक है। ओके।